हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग भाई, राधे राधे, जय माँ सरस्वती। सभी गुड मॉर्निंग भाई। जय माँ सरस्वती भाई, राधे राधे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी गुड मॉर्निंग। आओ सभी लोग लाइव फटाफट आ जाओ भाई, क्लास स्टार्ट हो गई है। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। जय हनुमान, जय हनुमान। ठीक भाई, राधे राधे। ठीक है बेटा, देखो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू चैप्टर, अपनी जिसका यूनिट नंबर 3 पढ़ लेते हैं आज, है ना। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 3। ठीक है, यूनिट 3 हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे बेटा? यूनिट 3 पढ़ेंगे, धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या पढ़ेंगे? धारा का चुंबकीय प्रभाव। धारा का चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेट। सुप्रभात, अच्छा सुप्रभात, ठीक है भाई। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, या फिर कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है भाई, तो धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, सभी लोग तैयार हो भाई? तो देखो, धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अगर हम बातें करें तो धारा के संबंध में कि विद्युत धारा के परिवर्तन से, विद्युत धारा प्रवाहित होने से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको शुरुआत में किसने बताया था? अरस्टेड ने बताया था, है ना। धारा से क्या उत्पन्न होता है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारा से क्या उत्पन्न होता है? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसको सर्वप्रथम किसने बताया था? अरस्टेड ने बताया था। किसने बताया था बेटा? अरस्टेड, जिसको ना ओरेस्टेड भी बोलते हैं। किसने बताया था? ओरेस्टेड, है ना। ओरेस्टेड ने बताया था कि भाई अगर किसी वायर में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो इसके अराउंड एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। किसने बताया था? ओरेस्टेड ने बताया था। यह पहली चीज पढ़नी है, इस बहुत थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। और इसका सदिश रूप पढ़ेंगे। सदिश रूप एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसका जो सदिश रूप है एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। उसके बाद बेटा, इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला जो इम्पोर्टेंट रहेगा, और इसके साथ में इसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। उसके साथ पढ़ेंगे हमको लोग एम्पियर का नियम, है ना। एम्पियर का नियम या फिर एम्पियर का परिपथीय नियम के नाम से भी जानते हैं। एम्पियर का नियम पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, अनुप्रयोग, ठीक है बेटा। एम्पियर का नियम पढ़ेंगे और इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में यही इतना पढ़ेंगे, ठीक है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये दोनों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बायो सेवर्ट के नियम से और एम्पियर के परिपथी नियम से। आप क्लास 12 में भी पूछो, मतलब ये जहां पर भी रहता है। कुछ चीजें ऐसी होती है ना, चाहे जहां पर भी रहते इंपॉर्टेंट में ही आते हैं, है ना। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं चाहे जहां पर जाओ, जैसे कुछ आदमी भी ऐसे होते हैं चाहे जहां जो काम दे दो वह हमेशा अच्छा ही करते हैं। तो यह भी जहां पर भी आता हमेशा इंपॉर्टेंट भी आता है, ठीक है। उसके बाद लारेंज बल की बातें हैं तो हम लोग अगले सेशन में करेंगे, मतलब कल की क्लास में करेंगे, ठीक है ना। आज इतना ही पढ़ेंगे। हाँ, कुछ चीजें बता, देखो ये मैंने इंपॉर्टेंट बताया। अभी बीच में इसी में क्या आ जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना, जैसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम है ना, फिर दाएं हाथ का नियम, हथेली का नियम, ये सब चीजें बीच में आ जाएंगी। उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो इंपॉर्टेंट में पढ़ेंगे बेटा बायो सेवर्ट का नियम और एम्पियर का नियम, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, स्टार्टअप करते हैं ना। आई होप कि सब लोग आ गए होंगे। एक बार सभी लोग बोलेंगे जय माँ सरस्वती, जय माँ सरस्वती। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उसके बाद हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा।
तो मिला जुला के ये चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो इंपॉर्टेंट चैप्टर तो सभी है, क्योंकि सभी से इक्वल्स क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना, सभी से इक्वल्स क्वेश्चन आने वाले हैं। सर क्वेश्चन का पीडीएफ डाल दो। हाँ बेटा डाल देंगे, कल का टाइपिंग हो रहा है, आज डाल देंगे। चलो भाई बात करते हैं अरेस्टेड के प्रयोग से स्टार्टअप होगा हमारा। अरेस्टेड का प्रयोग क्या होता है? अरेस्टेड का प्रयोग ऑस्टेड, है ना, अरेस्टेड भी बोलते हैं, ऑस्टेड भी बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं, ठीक है भाई। चलो भाई बात करते हैं ऑस्टेड ने क्या बताया, क्या उसने एक्सप्लेन किया, क्या बताया विद्युत धारा के संबंध में। तो बोला उसने कि ऑस्टेड ने पाया कि धारावाही चालक के चारों ओर, धारावाही चालक, धारावाही चालक मतलब अगर हमारे पास यह कोई वायर तो अगर इसमें धारा बढ़े तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र तब तक विद्यमान रहेगा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र कब तक रहेगा? जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या कहा? चुंबकीय क्षेत्र तब तक विद्यमान रहेगा जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कब तक? जब तक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। ये किसने बताया बेटा? ऑस्टेड ने बताया, है ना, किसने बताया? ऑस्टेड ने बताया कि भाई अगर कोई धारावाही चालक है, धारावाही चालक जैसे हमने बताया यह हमारे पास एक धारावाही चालक है, तो अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही, धारावाही चालक है, धारा प्रवाहित होगी तो इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र तब तक रहेगा जब तक इसमें धारा रहेगी, ठीक है। एक किसने बताया? ऑस्टेड ने बताया, ठीक है बेटा। यह इसका कुछ एक्सपेरिमेंट है, जैसे हमारे पास क्या है एक्सपेरिमेंट इसका यह है कि एक इसके पास कोई धारावाही चालक है, इसमें क्या है, धारावाही चालक है, इसमें आई एम्पियर की धारा बह रही है, आई एम्पियर की धारा इसमें फ्लो कर रही है, ठीक है। तो इसके चारों तरफ, इसके क्या होगा, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चारों तरफ एक क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह चुंबकीय क्षेत्र कब तक रहेगा? यह चुंबकीय क्षेत्र कब तक रहेगा? जब तक इसमें धारा प्रवाहित होगा, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते, और स्टेट में बस इतना ही है, ठीक है, और कुछ है नहीं। बात करते हैं बायो सेवर्ट के नियम की, अगला टॉपिक बात करते हैं बेटा बायो सेवर्ट का नियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है कि इसका आपको सदिश रूप पूछा जाता है। क्वेश्चन कहां से आता है बेटा? इसके फार्मूले का सदिश रूप पूछा जाता है। सदिश रूप किसका पूछा जाता है? इसके फार्मूला का, जो इसका फार्मूला होता है आपसे इसका सदिश रूप पूछा जाता है ना। इसके फार्मूले का क्या पूछा जाता है बेटा? सदिश रूप पूछा जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल टाइप पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, समझो। तो देखो बायो सेवर्ट का नियम मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं, इसके बाद हम पीडीएफ को लगाते हैं। बायो सेवर्ट के नियम को पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं, है ना। जैसे हमारे पास एक कोई करंट कैरिंग वायर है, जैसे ये देखो, जैसे देखो हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है ना। इसमें क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर रहा है, कोई भी आप सीधा वायर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अगर इसमें आई एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है, मतलब कोई चालक वैद्युत चालक तार है, और इसमें आई एम्पियर की धारा फ्लो कर रही है। कितने की बेटा? आई एम्पियर की धारा इसमें क्या हो रही है? फ्लो कर रही है। तो अगर हम इसका यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल मान ले, कि यहाँ से एक छोटा सा एलिमेंट्री वायर का छोटा सा खंड मान लें, जिसको हमने बोल दिया डीएल, एक छोटा सा खंड मान लें डीएल, तो भाई इसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है। तो बात समझ में आ रहा? तो इसी से बिंदु P पर, मतलब इसी से कुछ दूरी पर हमने मान लिया कि एक बिंदु P है, और डिस्टेंस कितना मान लिया बेटा? स्मॉल आर। डिस्टेंस कितना मान लिया? स्मॉल आर है, और इसी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र देखो छोटा सा है, ये छोटा सा हमने एरिया या छोटी सी लंबाई इस तार की मान ली डीएल है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र हम पाएंगे वो क्या पाएंगे? डीबी पाएंगे बेटा। क्या पाएंगे? डीबी मिलेगा। क्या मिलेगा? डीबी मिलेगा। कितना होता है डीबी? कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में? तो डीबी बराबर हम लोग कहते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल, आइडियल साइन थीटा, ये मान लेते हैं थीटा एंगल पे, साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, यह हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यह हो जाएगा क्या?
बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र, देखो मैं वह नहीं बताने जा रहा हूँ, जैसे ना शुरुआत में जैसे क्लास 12th की बातें नहीं है, नहीं तो हम कहते क्या बी प्रोपोर्शनल टू आई, है ना, बी प्रोपोर्शनल टू क्या बोल देंगे भाई यहाँ से डीएल, बी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², है ना, ये वाला चीजें हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, इंटर में पढ़े थे, ठीक है बेटा, डायरेक्ट फार्मूले पाएंगे और कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ठीक है बेटा, तो कहते हैं बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार धारा अवयव, धारा अवयव आइडियल, धारा अवयव आइडियल, धारा अवयव आइडियल के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है बेटा, dB बराबर आइडियल साइन थीटा, dB बराबर के आइडियल साइन थीटा बाई r² एन कैप, एन कैप किसको बताता है, एकांक सदिश को, एन कैप किसको बताता है बेटा, एकांक सदिश को, और मेनली यह किसको बताता है बेटा, तो यह दिशा को बताता है, मेनली यह किसको बताता है, दिशा को एक्सप्लेन करता है, डायरेक्शन को बताता है, ठीक है। जितना बेटा पढ़ा रहे हैं उतना ही पढ़ना है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेशन वेरिएशन नहीं पूछता है, प्रोपोर्शनलिटी पूछे। अब देखो यहीं से हम निकाल लेंगे, यहाँ से कुछ चीजें हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कह देंगे सर जो dB है यह प्रोपोर्शनल है I के, और जो dB है यह प्रोपोर्शनल है DL के, DL मतलब तार की लंबाई पर, और जो dB है वह यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या r² के, r² मतलब जो तार से बिंदु P माने हैं। तो देखो इन्हीं तीनों, इन पर भी क्वेश्चन बनता है, इस तीनों टॉपिक पर भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है, कह देगा कि किसी तार में I धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबक, या फिर बोल देगा चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है, किसी चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र, इसी में से प्रोपोर्शनलिटी में से कोई एक दे देगा, बाकी गलत गलत दे देगा। तो ये चीजें हम यहाँ से समझ जाएंगे कि भाई dB प्रोपोर्शनल टू I होता है, धारा का मान बढ़ाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, अगर लंबाई बढ़ाओगे तभी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा, अगर बिंदु P की दूरी बढ़ा दोगे चुंबकीय क्षेत्र घट जाएगा, है ना। तो यहाँ से यह क्वेश्चन आता है, ठीक है बेटा। आगे की बात करते हैं, और B बराबर, अगर यह छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल था, यह छोटा वायर था, ये छोटा सा एरिया था, तो यहाँ पे dB था, पूरे तार के लिए निकालना होगा, अगर हमें पूरे तार के लिए निकालना होगा तो हम क्या बोलेंगे सर, B बराबर कितना होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dB हो जाएगा, B बराबर निकालना होगा तो क्या करोगे बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ dB निकाल लोगे, तो बराबर क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा वैल्यू लग दोगे, आइडियल साइन थीटा बाई r² एन कैप, ये एन कैप मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो होल इंटीग्रेशन कर देंगे पूरा, यहां से लेकर वहां तक इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। चलो तो क्या करते हैं भाई, B बराबर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dB, इंटीग्रेशन ऑफ dB, उसी का इंटीग्रेशन कर देंगे, μ0/4 पाई, I कांस्टेंट है, धारा कांस्टेंट है बाहर, DL साइन थीटा अपन एन कैप, इसका हम लोग इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। चलो फिर कहते हैं जहां μ0 क्या है, वायु या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता, निरपेक्ष क्या है, चुंबकशीलता है, ठीक है ना। अच्छा ये रहेगा इसका, यहाँ पे लिख लेना, इसका मान कितना होता है बेटा, 4 पाई इंटू 10 का पावर, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर। क्या बोल देंगे, μ0 का मान कितना होता है बेटा, μ0 का मान कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या हेनरी पर मीटर, या टेस्ला मीटर पर एम्पियर भी होता है, मैं और भी लिखवा देता हूं, इसका और भी मात्रक होता है, यहाँ पे ध्यान देना, क्योंकि इसके वैल्यू से भी क्वेश्चन आता है। तो इसका मान कितना होता है, 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, कितना मान हो जाएगा बेटा, μ0 बराबर, हाँ बेटा वेक्टर फॉर्म भी बता देंगे, अभी वेक्टर फॉर्म भी बता देंगे, घबराओ मत। तो μ0/4 पाई इंटू 10 का पावर -7, यह क्या हो जाएगा, यूनिट देखो इसके कई सारे हैं, तो पहला यूनिट इसका क्या हो जाएगा बेटा, तो हमने बोला न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर
एम्पियर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं म्यू नॉट अपान 4 पाई। अगर इस पूरे की वैल्यू हमें चाहिए तो कितना, 10⁻⁻7 बोल सकते हो। बोलो कोई समस्या है क्या? ठीक है भाई, क्वेश्चन डाल देंगे। ठीक है बेटा, देखो म्यू नॉट अपन 4 पाई, मैंने म्यू नॉट अपन 4 पाई की वैल्यू क्यों बताई, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, म्यू नॉट अपन 4 पाई आएगा, तो इसका वैल्यू 10⁻⁻7 रखोगे। ये क्लास 12th में पढ़े हो, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म लिखना है तो एक चीज बताओ मुझे, जैसे अगर हमें ए क्रॉस बी लिखना होता है तो क्या लिखते हो, ए बी साइन थीटा लिखते हो। सब लोग बताना मुझे, सब लोग बताना। अगर ए क्रॉस बी है तो क्या लिखते हो बेटा, ए बी साइन थीटा लिखते हो। तो जरा ध्यान देना कि यहाँ पर बी बराबर क्या है, बी बराबर है म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर एन कैफ है, इतना है। तो बेटा यहाँ पर देखो साइन थीटा लगा है तो क्रॉस लगेगा ना, अगर साइन थीटा लगा है तो क्या लगेगा, क्रॉस लगेगा। ये वेक्टर फॉर्म की मैं बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, बताना सब लोग। तो जब मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अच्छा, अब यन कैप का मान कितना होगा, यन कैप एकांक सदिश होता है, यन कैप का मान कितना होगा, एकांक सदिश होता है। तो जरा देखना पीछे से, अच्छा इस यहाँ पे देखना, यह डिस्टेंस कितना माने हो, तो आर माने हो। तो अगर आर कैप हमें चाहिए, क्या चाहिए बेटा, आर कैप चाहिए, तो क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये आर कैप चाहिए। जैसे जहां मैं एन कैप लिख रहा हूं, जहां मैं एन कैप लिख रहा हूं तो भाई आर के टर्म में है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ एन कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, आर कैप लिखेंगे। यहाँ एन कैप की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, आर कैप लिखेंगे, ठीक है ना। जब एन कैप की जगह, एन कैप की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप। आर कैप मतलब यही तो एकांक सदिश को बताएगा, जिसके टर्म में लिखोगे वही लिखोगे, तो आर कैप लिखोगे। तो आर कैप बराबर एकांक सदिश बराबर क्या होता है, वेक्टर आर अपान मॉड ऑफ वेक्टर आर। अब इसका मॉड ऑफ का मतलब आर होता है, मॉड का लग जाए मतलब उसकी परिमाण की ही बात होती है। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये हो जाएगा आई, और यह क्या, डी एल क्रॉस आर कैप अपॉन, यहाँ पे क्या लिख दोगे, आर क्यूब हो जाएगा, सॉरी ये आर कैप करोगे, अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आर कैप का मान कितना होता है, तो लिखोगे वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान आई अपान 4 पाई, ये हो जाएगा डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यूब, डी एल। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, ये इसका क्या होगा, वेक्टर फॉर्म। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में फार्मूला लिख देता हूँ, बी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर अपान आर क्यूब, दिस इज द वेक्टर फॉर्म फार्मूला, ये वेक्टर बी बराबर। अगर कोई समस्या है तो बताना बेटा। कैप किसको बताता है, कैप इज द डिनोटेड बाय डायरेक्शन, मतलब कैप किसी के ऊपर लगा है तो कैलिप चीज कैप क्या होता है। जैसे आर कैप मैं लिख दिया तो यह किसको एक्सप्लेन करेगा, तो यह एकांक सदिश को एक्सप्लेन करेगा बेटा। और एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, एकांक सदिश का परिमाण बेटा होता है 1। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है, 1 होता है। जब एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है, और इसको बताता किसको है, दिशा को ही बताता है, डायरेक्शन को बताता है, दिशा। यह किसको बताता है, यह डायरेक्शन को बताता है। जब ये डायरेक्शन को बताएगा मेरे भाई, तो बताना आर कैप बराबर क्या, मैं इतना लिख, यह चीज तो होती भी है, यह होता भी है। आर कैप बराबर जैसे ए कैप बराबर वेक्टर ए अपन मॉड ऑफ वेक्टर ए होता है, ठीक है ना। बेटा रोज की क्लास 7:40 तक स्टार्ट हो ही जाती है, पर डे की क्लास 7:40 तक हो ही जाती है, ठीक है भाई। चलो बायो-सेवर्ट, आगे बात करते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप,
बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप देख लो यहाँ पे, डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपन 4 पाई आई डीएल आर कैप अपन आर स्क्वायर। आर कैप के स्थान पे मैंने बताया, आर कैप के स्थान पे मैंने क्या बताया भाई कि आर कैप के स्थान पे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपान आर, तो वही चीज यहाँ पर रख देंगे, आर क्यूब हो जाएगा। बी व डीवीएल और परस्पर लंबवत होते हैं, ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक डायग्राम है, इसको भी देख लो, ये डीएल लंबाई है। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, एक डीएल लंबाई का वायर, यहाँ इतना छोटा सा एलिमेंट्री पार्टिकल काट लिया डीएल लंबाई का, यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये डीएल लंबाई है, ठीक है। और यह चालक तार है जिसमें आई धारा क्या कर रही है, फ्लो कर रही है। और यहाँ से यह थीटा कोण पर एक बिंदु पी है जो इस वायर से कितनी दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर थीटा कोण पर है, यह बिंदु पी है, ठीक है ना। चलो हाँ 6:30 बोले हैं, लेकिन स्टार्ट करते करते थोड़ा लेट हो जाता है। बायो सेवर्ट के नियम को लिखने में या उसके वेक्टर फॉर्म को लिखने में या चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक में कोई समस्या हो बेटा बता दो, कोई भी समस्या हो मुझे बता दो, फटाक से मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगली टॉपिक की बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करते हो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करोगे, इसमें पहला आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्न नियमों की सहायता से, उसको छोड़ो। पहला मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम समझो। जैसे यह हमारे पास समझो, यह हम आपको दिख रहा होगा मे बी, यह आपको दिख रहा होगा मे बी, जैसे हमारे पास यह पेचकस है, यह हमने एक पेचकस के तौर पे ले लो। अब पेचकस को अपने दाहिने हाथ में, इस पेचकस को अपने दाहिने हाथ में ऐसे पकड़ो ताकि ये जो पेचकस की नोक है, ये जो पेचकस की नोक है यह किसकी दिशा में हो, धारा की दिशा में। यह पेचकस की जो नोक है यह किसकी दिशा में बेटा, धारा की दिशा में हो। बात समझ में आ रहा है। तब हम अगर दाहिने हाथ से अगर पेचकस को घुमाएंगे तो इस अंगूठे के घूमने की जो दिशा होगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इसको कैसे बताते हैं, तो मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से। किस नियम से एक्सप्लेन करते हैं बेटा, इसको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं। मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। सर बायो सेवर्ट के वेक्टर फॉर्म का फार्मूला, बेटा मैंने बताया ना क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो जैसे इसका सदिश रूप पूछेगा या पूछेगा किसी चालक तार में आई एम्पियर मतलब 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, उससे 10 सेमी की दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन भी कराएंगे, घबराओ मत मेरे भाई, क्वेश्चन भी लेकर आएंगे, ठीक है। चलो चलो बेटा क्वेश्चन भी कराएंगे सर। ठीक है बेटा ना, एक बार फिर से समझ लो। जैसे हमारे पास यह एक पेंचकस है, पेंचकस जानते हो, स्क्रू गेज है ना, है ना। पेंचकस मतलब ऐसे कसने वाला, किसी पेंच को कसने के लिए आता है पेंचकस, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास यह पेंचकस है, तो अगर हम इसे अपने दाहिने हाथ में, इस बार राइट हैंड है मेरा यह, तो राइट हैंड में ऐसे पकड़ते हैं और इस प्रकार से पकड़ते हैं कि जो यह नोक है यह धारा की दिशा में, जो पेंचकस की नोक है यह धारा की दिशा में, धारा की दिशा में हो। तो जब हम दाहिने हाथ से पेंचकस को घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो जो हमारे दाहिने हाथ का अंगूठा है वो जिस डायरेक्शन में घूमेगा, या जिस डायरेक्शन में घूमेगा इसके घूमने की दिशा ही किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है बेटा, चलो अगला दाएं हाथ का नियम।
दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ये दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है? तो हम किसी चालक तार को इस प्रकार से ऐसे पकड़ते हैं, हम किसी चालक तार को ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा है वो किसकी दिशा में हो? धारा की दिशा में। हम किसी स्ट्रेट मतलब किसी सीधे चालक तार को इस प्रकार ऐसे पकड़ते हैं, इस प्रकार से पकड़ते हैं, देखो ऐसे ऐसे पकड़ते हैं कि जो हमारा अंगूठा हो वह चालक की दिशा में हो। जो हमारा अंगूठा हो किसी दिशा में बेटा? चालक की दिशा में हो। तो हमारी अंगुलियों के जो मुड़ने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। किसको बताएगी बेटा? जो हमारे अंगुलियों के मुड़ने की दिशा है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है ना? चल अगला है वृत्तीय। देखो बेटा इस सब का डिफिनीशन मैंने नहीं लगवाया है क्योंकि यह सब हम जानते हैं, ये सब चीजें हम लोग क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है ना? वृत्तीय धारा के लिए वैसे इसको जाने दो, इसको जाने दो क्योंकि ज्यादा कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, दो ही जानो बेटर है। ठीक है ना? ठीक है, यह सब जाने। दाहिने हाथ के हथेली का नियम है, दाहिने हाथ के हथेली का नियम यही है बेटा। जैसे यह हमने क्या किया, एक चालक तार को ले लिया, तो हम चालक तार के जो चालक तार है उसमें धारा की दिशा में ऐसे समझो, ऐसे जैसे चालक तार है तो अपने हथेली पे ऐसे किसी वायर को रखेंगे और अपना अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे। तो जो अंगुलियों की यह सामने की जो अंगुलियां हैं ये किसको बताएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ठीक है, ये क्या बताएगा बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। देखो जैसे हमारा यहाँ हथेली है, अब हथेली में क्या करेंगे? इस वायर को इस प्रकार से रखेंगे कि पहले तो यह दोनों एक दूसरे के 90 अंश के कोण पे होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि यह हथेली की चारों अंगुलियां और यह अंगूठा यह 90 अंश के कोण पर होना चाहिए। ठीक है ना? यह 90 अंश के कोण पर होना चाहिए। फिर हम चालक तार को इस प्रकार से रखते हैं कि यह भी इसके परपेंडिकुलर हो और जो अंगूठा है वह धारा की दिशा में हो। तो अंगुलियों की जो दिशा है ये किसको बताएगी? जो चारों अंगुलियों का डायरेक्शन है वो किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र को। दाहिने हाथ के या किसकी दिशा में होना चाहिए? या आई या धारा की दिशा में होना चाहिए। तो यह अंगुलियां किसको बताएंगी? चुंबकीय क्षेत्र को बताएंगी। ठीक बेटा, अगला डाट क्रॉस का तात्पर्य क्या होता है? डाट और क्रॉस क्या होता है बेटा? देख डाट और क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र में दो डायरेक्शन होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ होता है। डाट क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम लोग डाट और क्रॉस को यूज करते हैं। सर कमेंट नहीं जा रहा है क्या बेटा? सिलेबस को खत्म करना है ना, इसलिए कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना? इसके लिए माफी चाहते हैं, सॉरी बोलते हैं बेटा, क्योंकि सिलेबस भी थोड़ा सा आगे करना है। अगर हम सिलेबस को थोड़ा सा आगे नहीं करेंगे, कमेंट पढ़ते रह जाएंगे, सिलेबस नहीं खत्म होगा, तब बाद में कहोगे पता नहीं कैसे कुल पढ़ाओ तो लेन सिलेबस वो नहीं खत्म बोल, नहीं दोबारा इनसे नहीं पढ़ेंगे, यही ना कहोगे बेटा? ठीक है ना? तो सारी चीजें जानते हैं। ठीक है बेटा, तो डॉट या क्रॉस क्या होता है और या डॉट क्या होता है? तो क्रॉस और डॉट समझना बेटा, चाहे हम क्रॉस की बात कर ले चाहे डॉट, या क्रॉस हो चाहे डॉट हो, या किसको बताते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। डॉट और क्रॉस का हम उपयोग कहाँ करते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए करते हैं। क्योंकि देखो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक हो सकती है कि बाहर की ओर हो या तो अंदर की ओर हो। यह दो तरीके के डायरेक्शन हम यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र में। तो एक होगा अंदर की तरफ, एक होगा बाहर की तरफ। उसी के संबंध में अब देखो बाहर की तरफ लिखने में बड़ा ऑड लगता है ना, तो उसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं। अगर क्रॉस है डॉट है तो हम सिंबल यूज कर लेते हैं। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ना एक है डॉट प्रोडक्ट, हम ऐसे भी पढ़े थे, एक डॉट प्रोडक्ट वेक्टर में पढ़े थे ना, डॉट प्रोडक्ट, और एक पढ़े थे क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये वेक्टर में पढ़े थे तो ये अलग चीज है, सदिश वाले में पढ़े थे ना, ये क्लास 11 के सदिश पढ़े तो उसमें नहीं जाना है। यह किसको बताने के लिए है बेटा? यह किसको बताने के लिए है?
तो यह किसको बताने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है बेटा, चलो चलो तो कहते हैं यदि, क्या बोलेंगे बेटा, यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो क्या बोलेंगे, नोट कर लेना अच्छे से। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो इसे क्रॉस कहते हैं। अंदर की तरफ के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, इन साइड के लिए क्रॉस से निरूपित करेंगे। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर हो तो इसे डॉट से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करेंगे बेटा, डॉट से। तो देखो अंदर की ओर रहेगा, अंदर की ओर रहेगा बेटा पहले से लंबवत, लंबवत अंदर की ओर रहेगा, क्रॉस दिखाओगे, और लंबवत बाहर की ओर होगा, डॉट दिखाओगे। ठीक है, काम हो गया, डॉट क्रॉस से हो जाएगा। एक बार फिर से देखो, बात समझ में आ गया क्या कर रहा है। यदि चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के, जैसे समझो ये हमारे पास कागज का तल है, ये हमारे पास क्या, कागज का तल है। अगर लंबवत अंदर की ओर जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस से दिखाओगे, अगर लंबवत बाहर की ओर जा रहा है तो डॉट से दिखाओगे। ठीक है ना, अंदर की ओर हो तो क्रॉस और बाहर की ओर हो तो डॉट। डायग्राम देख लो, देखो इसमें क्या हो रहा है, यह अंदर की ओर जा रहा है, ये क्या हो रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, क्रॉस। और ये यहां से क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, तो इसको डॉट से दिखा देंगे। अब इस वाले में देखो, यह इन साइड में जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है तो क्रॉस से, या आउटसाइड जा रहा है बाहर की ओर, डॉट से। यह अंदर है डॉट, यह बाहर है क्रॉस, बाहर है तो क्या डॉट लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये सिंपली आपको समझना है कि जब मैग्नेटिक फील्ड, जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर जाएगा तो क्रॉस लगाना है, अगर चुंबकीय क्षेत्र का जो तल है वह बाहर की ओर रहेगा तो डॉट लगाना है। ठीक है ना, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन के बहुत समस्याएं हो जाती हैं। नहीं बेटा, तीर का डायरेक्शन देखो, तीर का डायरेक्शन देखो, तीर का डायरेक्शन तो यह इधर जा रहा है ना, क्लॉक वाइज है। इसको देखो, इसका इंग्लिश भी तो समझो, यह क्लॉक वाइज है, यह क्या लिखा है, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज जब जाएगा, घड़ी की तरह जाएगा तो अंदर की तरफ होता है, एंटी क्लॉक वाइज बाहर की ओर होता है। यह क्या लिखा है, एंटी क्लॉक वाइज, क्या लिखा है, एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। क्लॉक वाइज घड़ी की तरह जाए, जब घड़ी की तरह जाएगा तो अंदर जाता है, और घड़ी के विपरीत जाता है तो बाहर आता है। ठीक है बेटा, चलें आगे। बोलेंगे अंदर, आगे इसी में बोलेंगे अंदर चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक से दूर या अभिलंबवत की ओर होता है, और बाहर क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र प्रेक्षक की ओर या अभिलंबवत बाहर की ओर। ठीक है, अब एम्पियर का नियम पढ़ते हैं बेटा। क्या पढ़ेंगे हम लोग, एम्पियर का नियम, आल्सो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या पढ़ेंगे, एम्पियर का नियम, एम्पियर का नियम। अंदर की ओर बाहर की ओर मैंने बताने के लिए अभी मैंने पीछे बताया, हथेली का नियम लगा लेंगे, चाहे दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा लेंगे। ठीक है भाई, हाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, उसी के लिए मैंने यह नियम बताया था अभी, जो हथेली का नियम है। हथेली का नियम लगा लो भैया, यह किसी चालक, कोई चालक तार है। अब इस चालक अपने हाथ की, दाहिने हाथ की अंगुलियों को इस ऐसे फैला लो। ठीक है, अंगूठे को और चारों अंगुलियों को अपने एक दूसरे के परपेंडिकुलर 90 अंश के कोण पे कर दो, चालक तार को अपने हथेली पे रखो, और अंगूठा किसको बता दे, धारा की दिशा को बताए, तब जो हथेली होगा किसको बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। या ऐसे पकड़ लो, अंगूठे का नियम देख लो, तो चालक तार को ऐसे पकड़ लो, ऐसे, और जो धारा की दिशा है, जो धारा की दिशा है उसको अंगूठे की दिशा में रखो।
तो यह अंगुलियों की जो मुड़ने की दिशा है, अंदर वाली जो मुड़ रहा है, वही किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है बेटा, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब सीखेंगे क्वेश्चन के साथ, अब इसको सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन के साथ। ठीक है बेटा, एम्पियर के परिपथी नियम की बात करते हैं। कहते हैं किसी बंद परिपथ के लिए, क्या कहते हैं बेटा? किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब लीनियर इंटीग्रेशन, रेखीय समाकलन उस बंद पथ से संबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के कुल बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। क्या कह रहा है? पारित मतलब जो पास करता है, पारित का मतलब बेटा जो पास करता है। कहते हैं पारित धाराओं के कुल बीजगणितीय योग का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब है बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो कह रहा है बी, ये क्या कह रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र बी की बात कर रहा है। इसमें यह कह क्या रहा है कि किसी बंद परिपथ के लिए चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब बी डॉट डीएल, यह किसके लिए रेखीय समाकलन मतलब क्या कर रहा है बेटा? बी डॉट डीएल। अब बंद परिपथ के लिए कर रहा था क्लोज इंटीग्रेशन, बंद परिपथ की बात करेगा तो क्लोज इंटीग्रेशन, तो बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल। यह किसके बराबर होगा? तो कह रहा है संबद्ध क्षेत्रफल से पारित धाराओं के बीज गणितीय योग है। जैसे यहाँ पर I1 I2 I3 अगर धारा I4 है तो बंद बाहर वाले को छोड़ दो। देखो ये क्या है? आउटसाइड है, इसको छोड़ दोगे। यह भी आउटसाइड है, इसको क्या करोगे? छोड़ दोगे। मतलब ये बंद परिपथ के अंदर, आगे कह रहा है ना उस बंद परिपथ से संबद्ध, बंद परिपथ के अंदर की बात कर रहे हैं बेटा। तो देखो यह I4 I5 बंद परिपथ के बाहर है, तो क्या बोल देंगे? धाराओं का बीजगणितीय योग I1 I2, यह क्या हो जाएगा? I3। क्या बोल देंगे? I1 I2 I3। अब दूसरी चीज ध्यान दो, यहां आपको ध्यान देना कि मैंने I1 I2 I3 तो कर दिया, जो I1 और I3 है यह डॉट में है। ध्यान देना, मैंने अभी पीछे आपको बताया कि जो यहां पर I1 और I3 लिखा है, देखो ध्यान देना, यह क्या है? I1 है, यह क्या? I3। इसमें डॉट लगा है। डॉट लगाने का मतलब क्या है? यहाँ पे डॉट लगाने का मतलब क्या है? डॉट का मतलब है बाहर की तरफ। मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान देना बेटा सब लोग, मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान देना सब लोग। देखो तो यहाँ पर I1 और I3 की बात करते हैं तो यहाँ पे डॉट लगा है। हाँ डॉट लगा है, इसका मतलब क्या? यह जो धारा इसमें है बाहर की तरफ होगी। और यहाँ पे जो I2 वाले में क्रॉस लगा है, I2 वाले में क्या लगा है बेटा? क्रॉस लगा है, मतलब इनसाइड होगा और यह दोनों आउटसाइड होंगे, तो इनका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट में होगा। जैसे देखो क्या कर रहा है कि I1 I3 कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ, और जो I2 है वो अंदर की तरफ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, दिशा क्या हो जाएगी? इनकी विपरीत हो जाएगी। तो दिशा यहां से क्या हो जाएगी भाई? विपरीत हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अच्छा चित्र बना के समझाइए। ठीक है बेटा, जैसे देखो यह हमारे पास कोई बंद परिपथ है, बंद परिपथ में क्या करें? जैसे यहाँ पर यह दिया है, यह I1 दिया है, यहाँ पर I3 दिया है, और यहाँ पर दिया है क्रॉस में I2, इसके बाहर दे दिया है I5 वो भी क्रॉस में, और इधर कह दिया है I4 है, क्रॉस है, और इसी से थीटा कोण पर इसका चुंबकीय क्षेत्र है, यह थीटा कोण पे।
ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि भाई एम्पियर का परिपथी नियम, तो एम्पियर का परिपथी नियम कह रहा है भाई किसी बंद परिपथ के लिए, हाँ बाहर की ओर डॉट, बिल्कुल सही कर रहे हो। कहाँ रॉन्ग लिखे हैं, कहाँ रॉन्ग लिखे बेटा, बाहर की ओर डॉट ही तो है, अंदर की ओर क्रॉस है, कहाँ रॉन्ग लिखा गया, रॉन्ग कहाँ है, अभी तो मैं बता रहा था ना बीजगणितीयों का मतलब जोड़ देंगे, अब उसका डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान देना, जैसे I1 है, I2 है, I3 है, I4 है, I4 है, I5 है। तो पहली चीज है कि जो एम्पियर का परिपथी नियम लगेगा वो किसी बंद, देखो क्या कर रहा है, उस बंद परिपथ, तो क्लोज सर्किट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा बेटा, क्लोज सर्किट के लिए। तो क्लोज सर्किट के अंदर कौन है, I1 I2 I3, I4 और I5 इस बंद परिपथ से बाहर है तो उसको नहीं लिया जाएगा। अब दूसरी चीज समझो, कह रहा पारित धाराओं के कुल बीज गणितीय योग का म्यू नॉट गुना होगा। तो बीज गणितीय योग लिखना है, तो देखो पहली चीज यह क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डीएल हो गया, इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, यह एम्पियर का परिपथी नियम, यह क्या हो जाएगा बेटा, एम्पियर का परिपथी नियम। चाहे जैसे डायग्राम, अमीबा की तरह नहीं बेटा, चाहे जैसे डायग्राम बना ले। अब देख बेटा समेशन ऑफ आई कितना होगा, समेशन ऑफ आई कितना होगा, तो देखो यह डॉट वाला क्या है, बाहर की तरफ है, इसका डायरेक्शन हो जाए I1 प्लस I3 हो जाएगा, और यह अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस का I2, यह समेशन ऑफ आई मिलेगा। ये क्या मिलेगा, समेशन ऑफ आई मिलेगा। अगर किसी को डाउट है तो बताओ, अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे चलता हूं। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। चलो आगे देखो, फिर क्या बोलेंगे, अच्छा क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, करेंगे म्यू नॉट I1 प्लस I3 माइनस का I2, I2 क्या है अंदर की तरफ जा रहा है इसलिए माइनस, I1 और I3 बाहर क्या आ रहा है प्लस। ठीक है बेटा, अर्थात यहां से बोल सकते हैं हम लोग, यहां से क्या बोल सकते हैं, अर्थात वेक्टर बी, अच्छा वेक्टर बी बराबर, यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर, क्या बोलेंगे, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर, जहां जहां H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, जहां H क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है बेटा, इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट एच वेक्टर भी लिख सकते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है ना। चलो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एच डॉट डीएल, म्यू नॉट एच डॉट डीएल, तो बी बराबर कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट एच, तो उसी का वैल्यू यहां पर प्लेस कर दिए। तो अब देखो म्यू नॉट यहां से कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, यहां से क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट कैंसिल, यहां से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एच डॉट डीएल, और इंटीग्रेशन भी खत्म हो जाएगा, तो एच डॉट डीएल इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ कितना हो जाएगा, आई, सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है, सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग है। ठीक है बेटा, कहते हैं उपरोक्त क्षेत्र से पारित कुल धारा I1 प्लस I3 माइनस I2 है, क्षेत्र से बाहर की ओर किसी भी धारा को इसमें शामिल नहीं किया गया है, बाहर की ओर धारा, बाहर की ओर धारा को देखो उधर, बाहर की ओर धारा को प्लस क्या लेंगे बेटा, देखो डायरेक्शन की भी बात हो गई, बाहर की ओर धारा को प्लस लेंगे और अंदर की ओर धारा को माइनस लेंगे। जब धारा बाहर की ओर जाएगी तो प्लस लिया जाएगा, और जब धारा अंदर की ओर आएगी तो माइनस लिया जाएगा। एक्सप्लेनेशन है इसका। ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे, बाहर की ओर धारा को हम प्लस लेंगे, अंदर की ओर धारा को माइनस लेंगे। हम जानते हैं कि आप पूछेंगे हमसे कि सर धारा का डायरेक्शन कब प्लस लेंगे कब माइनस लेंगे, हमें पता है। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने नोट करवाया था कोष्टक में कि बाहर की ओर धारा क्या होगी, प्लस होगी, अंदर की ओर धारा क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है बेटा, चलो और देखो यह फार्मूला जानते रहो, वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट एच होता है, म्यू नॉट एच होता है,
तो यहाँ पे बी की वैल्यू को प्लेस कर देंगे, तो एच डॉट डी एल इक्वल टू समेशन ऑफ आई हो जाएगा। अरे म्यू इंटीग्रेशन में नहीं है मेरे लाल, ये बी का मनवा रखे इसलिए इसको भी बाहर निकाल के काट देंगे, ठीक है ना, इसको भी बाहर निकाल के क्या करेंगे, काट देंगे, दोनों कांस्टेंट वैल्यू है। इसको भी आगे चल के हम ऐसे लिखेंगे, इसको भी म्यू नॉट क्लोज इंटीग्रेशन एच डॉट डी एल, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है ना, इसका भी म्यू बाहर निकलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहते हैं बायो सेवर्ट व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इंपोर्टेंट यह लाइन याद रखना, यह पूछा जाता है, यह क्वेश्चन आता है बेटा, यहां वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? बायो सेवर्ट व्युत्क्रम वर्ग नियम है, इंपॉर्टेंट लाइन है, बायो सेवर्ट व्युत्क्रम वर्ग नियम है तथा चुंबकीय क्षेत्र संबंधित कूलाम नियम के सदृश है, के सदृश है, मतलब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान आर क्यू, मतलब इसके समान है, बात समझ में, मतलब इसके जैसा ही है, इसके जैसा ही है, जबकि एम्पियर का नियम गॉस नियम के सदृश है, जबकि एम्पियर का नियम गॉस के नियम के सदृश है। यह क्वेश्चन यहां से पूछता है, यह क्वेश्चन यहां से पूछता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बायो सेवर्ट का नियम व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग की तरह एक क्वेश्चन यह बनेगा। अब बायो सेवर्ट का नियम किससे समानता रखता है? कूलाम के नियम से, दो क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा जबकि एम्पियर का नियम किसकी तरह है? गॉस के नियम के संबंधित है, गॉस के नियम की तरह है या। तो यहां से 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है भाई, यहां से 3 थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, क्वेश्चन मैंने बताया ना कि भाई ऑप्शन दे देगा, कहेगा बायो सेवर्ट का नियम किस नियम के समरूप है, 4 ऑप्शन दे देगा, गॉस का नियम है, कूलाम का नियम है, एम्पियर का नियम है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको बताना रहेगा। एम्पियर के नियम के लिए पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बताना रहेगा। यह लाइन याद रखना, 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। कितने क्वेश्चन बनेंगे बेटा? 3 क्वेश्चन बनेंगे। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं वृत्ति धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं बेटा वृत्ति धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं वृत्ति धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। कहते हैं किसी धारावाही, क्या बोलते हैं बेटा? किसी धारावाही कुंडली की त्रिज्या r, जैसे यह देखो, यह हमारे पास एक धारावाही कुंडली है, ठीक है। तो हमने मान लिया क्या भाई, कोई धारावाही कुंडली जिसकी त्रिज्या r है एवं इसमें बहने वाली धारा इसकी अक्ष पर इसके केंद्र x से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा? समझो क्या कर रहा है, किसी धारावाही कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r, क्या बेटा? किसी धारावाही कुंडली की त्रिज्या स्मॉल r है एवं इसमें बहने वाली धारा है एवं आई, यहाँ पे क्या रहेगा? एवं आई इसमें बहने वाली धारा है, इसकी अक्ष पर इसके केंद्र से x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B, चुंबकीय क्षेत्र B हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र B हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? सिंपली समझो, भैया दाहिने हाथ के हथेली का नियम समझ में आ रहा है कि नहीं? दाहिने हाथ के हथेली का नियम, किसका नियम? नहीं, हथेली का नियम। या बात समझ में आ गया बेटा?
तो जैसे हमारे पास क्या है, कोई करंट कैरिंग लूप है, कोई करंट कैरिंग वायर है, समझो। जैसे हमारे पास क्या है, कोई करंट कैरिंग वायर है ना, वृत्ति धारा है ना, वृत्ति धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। इसका रेडियस हमने स्मॉल आर मान लिया है, इसका रेडियस स्मॉल आर, और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही, आई धारा प्रवाहित हो रही। कह रहा है इसके केंद्र ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, एक्स दूरी पर एक बिंदु पी है, और इसी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या करना है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इसी पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र बी को काउंट करना है। तो पहले चीज ध्यान दो, अगर हम यहां से इसको ऐसे मिला दें तो यह डिस्टेंस कितना होगा, ये कण है तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2, यह मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 मिलेगा। भाई कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। सर पीछे भी ई के जगह बी होगा ना, कहाँ ई है मेरे भाई, कहाँ पर ई है, ई पे तो कहीं, ई तो कहीं है ही नहीं, ई कहाँ से आ गया यार, गजब हो यार, ई तो कहीं मैंने लिखा ही नहीं। सर पीछे भी ई कहाँ है, ईशा कुमारी करें, ई कहाँ है, ई हमने कहीं पर ई लिखा है क्या, गजब हो यार, कहाँ पर ई है, हमें तो कहीं ई नहीं दिख रहा है। और यह तो गॉस का नियम था, यह तो गॉस का नियम था, उसी के समतुल्य बोला जा रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम होगा। ठीक है भाई, तो ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 होगा। ठीक है, ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2। यहाँ पे किसी को लफड़ा तो नहीं होगा। देखो कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करोगे तो अब अंडर रूट में चला जाएगा, है ना। समझो, जैसे अगर हम ये वाला डिस्टेंस निकालेंगे, इसको अगर हम मान ले कुछ ए है समथिंग, तो अगर हमें एपी निकालना होगा तो क्या करोगे, कहोगे सर ओ ए का स्क्वायर प्लस का ओपी का स्क्वायर कहोगे, तो ये कितना है बेटा, इसको तो निकालना ही है, तो एपी का स्क्वायर होगा बराबर यह कितना है, आर स्क्वायर है प्लस का एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमें सिर्फ एपी चाहिए, तो एपी इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको चाहो तो अंडर रूट में लो, और यही तो बेटा क्या होता है, पावर में 1/2 होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 सेम चीज होता है। तीर क्या है, कहाँ तीर है यार, तीर कहाँ है, तीर क्या है, यह तीर क्या है, यह धारा की दिशा को बता रही बेटा, यह तीर धारा की दिशा को बता रही है, यह तीर धारा की दिशा को बता रही है। यह अब निकल गया, एपी का मान सब लोग निकाल लोगे आराम से, कोई लफड़ा है नहीं। अब मान लेते हैं कि इस कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे इस तार में बहुत, जैसे यह कुंडली टाइप में वृत्ति धारा है, तो इसमें फेरों की संख्या, ऐसे फेरों की संख्या होगी, तो मैंने मान लिया कि फेरों की संख्या n है, फेरों की संख्या कितनी है, n है, फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, n हो जाएगी। अच्छा, हमेशा डेरिवेशन में आप p की दूरी r लेते हो, तो क्या d मान लो, कुछ भी मान लो यार, d मान लो, दूरी यार कुछ भी मान लो, मतलब मैं r लेता हूं, अरे यार मैं रेडियस ले रहा r, तो समस्या क्या है, इसको मैंने देखो x मान लिया, समस्या क्या, बताओ, ये इसमें भी समस्या है, मतलब कुछ भी मानो यार, दूरी तो दूरी होती है, बताओ इसमें भी लफड़ा हो रहा है। ठीक है भाई, तो देखो अब यहां पर दो, एक तो हम ये देखो, अगर सेंटर से देखेंगे तो यह अक्ष पर कहलाएगा, यह किस पे कहलाएगा बेटा, अक्ष पर कहलाएगा। तो पहला कहां निकालेंगे, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, और दूसरा कहां निकालेंगे, पहला अक्ष पर निकालेंगे, पहला चुंबकीय क्षेत्र कहां निकालें, अक्ष पर, दूसरा कहां निकालना है हमें, सेंटर पर। एक एक्सिस पे निकालोगे, दूसरा कहां निकालोगे, केंद्र पर, दूसरा कहां निकालोगे मेरे भाई, केंद्र पर निकालोगे, ठीक है ना।
ये कह रहा है 1/2 नहीं समझ में आया। ए भैया इधर ध्यान दो, जैसे अंडर रूट में यक्स है, जैसे मेरे भाई इधर समझ लो, अंडर रूट में यक्स है, जब अंडर रूट में यक्स है, अंडर रूट में यक्स का मतलब है, रूट का मतलब ही होता है 1/2, पावर में 1/2, अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पावर या अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। तो हमें क्या करना है, अक्ष पर और केंद्र पर निकालना है, जरा ध्यान दो। तो पहला क्या हो जाएगा भाई, तो अक्ष पर कितना होगा, तो कहेंगे म्यू नॉट अपान 4π2π NIR² अपान x² प्लस r² के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। पावर कितना हो जाएगा बेटा, 3/2 हो जाएगा। यह गलती से टाइप हो गया है। गॉस के नियम में यह गलती से टाइप हो गया है। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट अपन 4π2π NIR² अपन x² प्लस r² के पावर 3/2, x² प्लस r² के पावर 3/2 हो जाएगा। जहां n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है। जहां n क्या है, n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। n क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। ठीक है, फिर कहेंगे केंद्र पर x बराबर 0 होगा। केंद्र पर क्या होगा, देखो सेंटर पे देखना, सेंटर की बात करेंगे, जब सेंटर पे देखोगे तो x का मनवा यहां से यहां तक क्या होगा, या सेंटर पे देखोगे तो x बराबर 0 हो जाएगा। सेंटर पे जब x बराबर 0 हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या x का मान 0 हो जाएगा, तो r के पास दो दो कट जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, ये कट जाएगा, तो b बराबर म्यू नॉट अपान 4π, b बराबर कितना मिलेगा, म्यू नॉट अपान 4π और 2π NI, r² ऊपर है, r³ नीचे होगा, कट जाएगा तो बचे r इंटू, तो लिख देंगे म्यू नॉट NI अपान 2π, म्यू नॉट NI अपान 2π इक्वल टू क्या मिलेगा, b मैक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, b मैक्स मिलेगा। अभी तो कोई समस्या है तो बताओ। रुक जाओ, ये गड़बड़ सर्वर टाइपिंग है, ये टाइपिंग गड़बड़ सर्वर, रुक जाओ, ये टाइप गलत है, ये क्या हो रहा है, ये टाइपिंग गलत है। ठीक है ना, ये टाइपिंग गलत है, इसको मत लिखना। मैं दूसरा वाला फिर से लिखवा रहा हूँ, देखो ये टाइपिंग गलत है। ठीक है ना, इसको मत लिखना, कोई नहीं लिखेगा इसको। ठीक है ना, इसको मत लिखना, ये गलत है। देखो क्या होगा, अगर हम केंद्र पर देखेंगे, क्या देखेंगे बेटा, केंद्र पर देखेंगे तो x बराबर 0 होगा। तो देखो b बराबर होना क्या चाहिए, अगर हम सेंटर पे निकालेंगे तो देखो ऊपर वाले फार्मूले देखो म्यू नॉट अपान 4π हो जाएगा। उसके बाद 2π NI r² हो जाएगा, NI r² हो जाएगा। अब देखो नीचे क्या, x का मान 0 हो गया, तो क्या लिखेंगे, r² के पावर 3/2, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचे, r³ बचेगा, r³ r² से देखो अब यार पाई पाई से कट जाएगा, पाई पाई से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट अपान, म्यू नॉट इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो क्या, यह 2 कट जाएगा, बचेगा NIR² बटे 2r³ बचेगा। तो देखो r² से r² काट दोगे, एक ठो r बचेगा, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको, b बराबर म्यू नॉट NI अपान 2r, यह मिलेगा, यह मिलेगा, यह मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना मिलेगा। और इसी को हम कहते हैं बी मैक्स। इसी को क्या, देखो यह वाला मत देखो, यह वाला गड़बड़ है, यह टाइपिंग गड़बड़ है, यहां पे मत ध्यान दो।
तो इसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, बी मैक्स बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, बी मैक्स। मतलब सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र मिलता है मैक्सिमम मिलता है। अरे बेटा डायरेक्ट फार्मूला नहीं निकला यार, मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं डेरिवेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। डेरिवेशन पढ़ाएंगे तो हो गया, एक ही दिन में एक का डेरिवेशन है। क्लास 12 में डेरिवेशन हुआ था, एक दिन में एक का डेरिवेशन होगा। यहां से क्या बोलेंगे बेटा, डी बी प्रपोर्शनल टू आई, डी बी प्रपोर्शनल टू, फिर क्या बोलेंगे, मतलब बी प्रपोर्शन यूनिवर्सिटी प्रपोर्शनल टू आर स्क्वायर होगा, जो क्षेत्र मतलब वहां पे दूरी है, तब तो हो चुका। फिर बोलते बेटा यदि, तीसरा देख लो, यदि, गजब है यार, क्या बोलेंगे, यदि ये बराबर नहीं है यार, क्या बताऊं। यदि x इज मच मच ग्रेटर देन r होगा, यदि x का मान क्या हो, बहुत बड़ा हो, यदि x का मान क्या हो जाए, r से बहुत बड़ा हो जाए, तो b एक्सिस पे कितना होगा, तो जब x का मान बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, तो यहां से देखना, जब x का मान बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जो आर स्क्वायर होगा बहुत छोटा आएगा, तो हम आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे, यहाँ पे नगण्य मान लेंगे। आर स्क्वायर को क्या मान लेंगे बेटा, नगण्य मान लेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना बेटा, यदि x क्या है, बहुत बड़ा होगा, तो आर स्क्वायर को क्या मान लोगे, नगण्य मान लो। बहुत छोटा, x बहुत बड़ा है, r बहुत छोटा है, तो स्क्वायर करोगे और छोटा आएगा, तो आर स्क्वायर को नगण्य मान लोगे। तो इस फार्मूले से देखो, तो यह हो जाएगा x के पावर 3/2, मतलब एक्स क्यूब बचेगा, सीधे सीधे एक्स क्यूब बचेगा। तो आप देखो, दो दो से काट दोगे, चाहे तो दो पाई पाई से पहले काटो, तो कुछ अगर काट दोगे तो मामला बिगड़ जाता है, काटने से क्या होता है, मामला बिगड़ जाता है। तो देखो 2πr², यहां से देखना, 2πr² को हम क्या मान लेंगे, एरिया सरफेस, पृष्ठ क्षेत्रफल, 2πr को। ठीक है, ध्यान देना। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसमें काटो मत, इसमें हम लोग काटेंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो 2πr²। और देखो इसमें फिर से वही चीज, यह यहां पर नहीं आएगा। अरे यार रुक जाओ, देखो यहाँ पे 2πr² को a मान लेंगे, तो NIA यह नहीं रहेगा, सीधे सीधे क्या बोल देंगे बेटा, NIA। देखो अभी टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, बहुत लफड़ा हो रहा है, सीधे सीधे क्या हो जाएगा, NIA। तो क्या हो जाएगा, μ0 NIA/x³ हो जाएगा, यह फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, रुको मैं इसको मैं फिर से करवा देता हूँ यार, पता नहीं क्या है। इस पेज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं तो PDF में जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इस पेज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं इस पेज को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, मैं हाथ से लिखवा देता हूँ। ठीक है, इस पेज को मैंने हटा दिया, मैं अपने हाथ से लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो यहां तक सबको समझ में आ गया। पीछे का देखो क्लियर है ना, पीछे का या क्लियर है कि नहीं, यह वाला डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यह क्लियर है कि नहीं, यह वाला डिस्टेंस कैसे आया, सबको यह क्लियर है, मैं अपने हाथ से लिख कर बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, छोड़ो PDF वाला, PDF वाला छोड़ो। तो हम क्या कर देंगे भाई, पहला क्या निकालेंगे, बी अक्ष पर निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे बेटा, बी एक्सिस पे निकालेंगे। अक्ष पर निकालने का मतलब है बेटा, समझो, यहां से x डिस्टेंस पे निकालेंगे,
यहां से कितनी दूरी पर, सेंटर से x दूरी पर निकालना है बेटा। तो सेंटर से x दूरी, तो भाई चार्ज तो इस पर है, तो यह वाला डिस्टेंस हमको लेना पड़ेगा। यह वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 हो जाएगा। क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा 1/2। तो पहली चीज म्यू नॉट अपान 4 पाई, ये सब लोग जानते हो कि भाई b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई होता है। क्या होता है बेटा, b बराबर म्यू नॉट अपान 4 पाई, उसके बाद इंटू 2 पाई, इंटू क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई, ठीक है, NIR² अपान, अपान क्या करेंगे बेटा, यह वाला डिस्टेंस, यह वाला क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो देखो अपान क्या होता है, पहली चीज हमने बताया था, यह होता है पूरे के बटे में बोलेंगे R² होता है। क्या होता है बेटा, R² होता है। अब R² के स्थान पे हमें क्या लेना है, x² प्लस R² के पावर, या फिर सिंपली हम बोलते हैं A² होता है। तो क्या बोलेंगे, पावर में 3/2 रखेंगे, क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्यों, जब इसका हम होल स्क्वायर करेंगे तो यह निकल के आएगा, समझो। तो क्या हो जाएगा यहां से x² प्लस R² के पावर 3/2, ठीक है ना, इतना लफड़ा है, क्लियर हो गया। अब किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बोल देना यहां ई कैपिटल, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई कांस्टेंट है, यन क्या है, यन क्या है, तो कुंडली में फेरों की संख्या है, सीधे बोल देना फेरों की संख्या है। आर क्या है, रेडियस है, उस वृत्ताकार लूप का त्रिज्या है। आई क्या है, उस वृत्ताकार जो हमारे पास लूप है उसमें प्रवाहित धारा है। इतना तो सीधे सीधे है, ठीक है बेटा, इतना तो क्लियर है ना। अभी भी कोई समस्या है तो बताना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या करेंगे भाई, बी केंद्र पर निकालेंगे। बी कहां निकालेंगे बेटा, सेंटर पे। बी कहां निकालेंगे, केंद्र पर निकालेंगे। तो जब बी केंद्र पर हमें निकालना है तो कहेंगे बेटा जब सेंटर पे चले आओगे, बताना जरा मुझे, जब सेंटर पे चले आओगे यहीं पर जो बिंदु P है, ध्यान देना, जो बिंदु P है उसको उठा के सेंटर पे लेके आ जाओगे तो x का मनवा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझो, ये बिंदु P को उठा के लेके आओ सेंटर पे O पे, तो x कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेटा हम सिंपली बोलेंगे x यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब x 0 हो जाएगा तो इसी वाले में प्लेस कर दो। जब x 0 हो जाएगा तो b केंद्र पर कितना लिखोगे बेटा, देखो म्यू नॉट अपान 4 पाई, क्या लिख दोगे, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई NIR² अपान, अब देखो x खत्म हो गया तो R² के पावर 3/2, देखो 2 से काटो तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NIR² के पावर, सॉरी बटे, R² के बटे कितना हो जाएगा R³। देखो ये क्यूब और स्क्वायर से कट जाएगा, क्यूब स्क्वायर से काट दो तो कितना हो जाएगा यह, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NI अपान R, यह हो जाएगा। अब देखो मैं इसको ना म्यू नॉट अपान 4 पाई को काट नहीं रहा हूं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। म्यू नॉट अपान 4 पाई को मैं काट नहीं रहा हूं, जैसे म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई इधर है ना, मैं इसको काट नहीं रहा हूं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कि म्यू नॉट अपान 4 पाई का वैल्यू हम जानते हैं 10 के पावर -7, यह यूज कर लेंगे, 10 का पावर -7 यूज कर लेंगे, इसीलिए मैं काट नहीं रहा हूं। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो यही क्या मिलता है आपको, मैंने बताया यही मिलता है बी मैक्स, यही क्या मिलता है बी मैक्स। तो अगर इसको हम चाहें तो काट पीट लें या फिर सीधे यही लिख दें, तो सिंपली यही लिखना, काटना मत, काटने की गलती मत करना। तो म्यू, ये इसी को हम बी मैक्स कहते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई NI अपान R, यह बी मैक्स मिलता है। काटना मत, काटोगे तो क्वेश्चन करने में लफड़ा हो जाएगा।
ठीक है, चलो अब तीसरी पॉइंट देखो, तीसरी पॉइंट देखो। अच्छा एक चीज बताओ, अगर हमें बी केंद्र पर और बी अक्ष पर इसका अनुपात बताना होगा तो कितना आएगा? बी केंद्र पर और बी अक्ष पर अनुपात बताना होगा तो कितना आएगा, बताना बेटा। बी सेंटर पर, बी केंद्र पर, दोनों का अनुपात बताना होगा तो कितना आ जाएगा? दोनों की वैल्यू रखो, दोनों को सॉल्व करो, तो कितना आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के पावर 3/2, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है ना, क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे आर स्क्वायर के पावर 3/2, याद रखना। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन याद रखना इतना आएगा, काट लेना। चौथी पॉइंट की बात करते हैं बेटा। चौथी पॉइंट में हमने आपको क्या बताया? जो x इज ग्रेटर देन, चौथी पॉइंट हम बता देंगे कि x इज मच मच ग्रेटर देन r। मच मच ग्रेटर देन मतलब x बहुत बड़ा है, इसका मतलब क्या बेटा? x बहुत बड़ा है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर स्क्वायर को हम नगण्य मान लेंगे। आर स्क्वायर को क्या करेंगे? नगण्य, मतलब छोड़ देंगे, बहुत छोटा हो जाएगा, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। तो जब उसको क्या करेंगे बेटा? नगण्य मान लेंगे, तब बी एक्सिस पे कितना हो जाएगा? बी अक्ष पर कितना हो जाएगा? तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, म्यू नॉट अपान 4 पाई, और आर स्क्वायर को हम छोड़ ही दिए। जब आर स्क्वायर को छोड़ देंगे तो क्या बोलेंगे बेटा? 2 पाई एन आई आर स्क्वायर, क्या बोलेंगे? 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान, देखना जरा, हमने क्या बताया था? बी अक्ष पर कितना बताया आपको? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो अब x की वैल्यू यहाँ पे 0 कर दो, तो कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी एक मिनट रुको रुको, आर स्क्वायर को नगण्य मानना है, तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। एक्स स्क्वायर के पावर बेटा कितना हो जाएगा? 3/2। देखो 2 से काट दो, इसका पावर कट जाएगा, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान एक्स क्यूब, यह मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? यह मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 पाई एन आई आर स्क्वायर अपान एक्स क्यूब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई? एक्स क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, अब बताना मुझे, जैसे हमारे पास ये वृत्ताकार कोई लूप हो, यह वृत्ताकार कोई लूप हो, तो इसका सरफेस एरिया, पृष्ठ कितना होगा, परिधि कितना होगा? तो इसकी परिधि a बराबर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। इसकी परिधि a कितना हो गया बेटा? पाई आर स्क्वायर। हाँ बेटा, आर को नगण्य माने थे तो आर को 0 मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, तो एक्स क्यूब बच जाएगा, 2 से काट देंगे। ठीक है बेटा, तो देखो यह क्या होता है? a बराबर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर हम किसी भी लूप का एरिया सरफेस देखेंगे तो b अक्ष पर कितना हो जाएगा? एक्सिस पर। तो इसको सॉल्व करते हैं, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, देखो पाई यहाँ पर है, आर स्क्वायर यहाँ पर है, तो हो जाएगा 2 पाई, तो हट पाई आर स्क्वायर हट जाएगा, तो 2 ni a अपान एक्स क्यूब, यह मिल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लेना, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल। नहीं बेटा, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल है ना, पाई आर स्क्वायर। बेटा कुंडली के फेरों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं ना, परिधि की बात नहीं हो रही, परिधि की बात नहीं हो रही, परिधि की बात नहीं, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल मैं बात कर रहा हूं, किसकी? परिधि की बात नहीं, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल, इसकी बात कर रहे हैं।
कुंडली के फेरों के क्षेत्रफल की बात करें, परिधि की बात नहीं करें बेटा, जो कुंडली उसके फेरों का क्षेत्रफल कितना होगा, वो पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है बेटा, क्या बताया मैंने, कुंडली के फेरों का क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, उस परिधि की बात नहीं कर रहे हैं कि जो इतना घूम रहा है ना, परिधि कहाँ बात करते हैं। ठीक है बेटा, या इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है ना, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछता है। ठीक है भाई, समझ में आया सबको। एक टॉपिक इसका और है, उसको पढ़ाते हैं, कल के सेशन में क्वेश्चन करते हैं, और हम अगले दिन से टाइपिंग वालों से थोड़ा बात कर लेते हैं, इतनी गलती से काम नहीं चलेगा। ठीक है भाई, अगले टॉपिक की बात करेंगे। सरल रेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से बेटा क्वेश्चन आता है, यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सरल रेखी धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। ठीक है, जैसे समझो हमारे पास है, जैसे कोई धारावाही चालक तार एक्स वाई कोई चालक तार है, इसी से एक बिंदु, इसी से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इसी से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर, चाहे समथिंग ए दूरी पर मान सकते हो, तो हमने माना यहाँ पर आर दूरी पर एक बिंदु पी है, कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु पी है। ठीक है बेटा, आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने मान लिया कि इससे यह φ2 कोण बना रहा है, और या एक्स वाले से यह φ1, वाई से कितना कोण बना रहा है, φ2 कोण बना रहा है, और यह यहां से φ1 कोण बना रहा है, यह वाला कोण हमने मान लिया अल्फा है, और यह वाला कोण मान लिया मैंने बीटा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। देखो यहां से यह हमने कोई एक धारावाही चालक तार मान लिया, इसी के परपेंडिकुलर, इसी के लंबवत एक बिंदु P मान लिया आर दूरी पर, कितनी दूरी पर बेटा, आर दूरी पर। यह बिंदु एक्स से कितना कोण बना रहा है, φ1 कोण बना रहा है, और y से कितना कोण, φ2 कोण बना रहा है, और उसके बाद यह वाला कोण अल्फा है, और यह वाला कोण बीटा है। अच्छा, यह वाला भी देखेंगे तो यह वाला भी बीटा, यह बाहर का इसका भी देखेंगे तो बाहर का भी बीटा आएगा, यह वाला अंदर देखेंगे तो यह भी का अल्फा आएगा। ठीक है ना, तो कहते हैं किसी निश्चित, बात करते हैं बेटा, किसी निश्चित लंबाई के सरल रेखी धारावाही चालक तार से लंबवत दूरी r, लंबवत दूरी r पर स्थित किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो यह फार्मूला है, B बराबर μ0/4 पाई I/r साइन φ1 बटे साइन φ2, साइन φ1 प्लस साइन φ2, यह फार्मूला है, और यह फार्मूला कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डायरेक्ट यह फार्मूला ही कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ध्यान देना, अल्फा कितना होगा, अल्फा कितना होगा 90 माइनस φ1, अल्फा कितना होगा जरा ध्यान देना। जैसे देखो यह कितना होगा, तो देखो 90 से जितना कम है, 90 से जितना कम है, तो इसके स्थान पे लिखते अल्फा कितना, 90 माइनस φ1, बीटा कितना होगा 90 माइनस φ2 होगा। तो जैसे अगर हमें φ1 φ2 का मान पता हो जाए, जैसे समझो, जैसे अगर हमें बोल दिया कि सर ये 45 अंश है, सर यह 30 अंश है, ऐसा क्वेश्चन में आ जाए कि यह 45 अंश के कोण पर या 30 अंश के कोण पर है, तो φ1 φ2 रख के वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अरे भाई बीटा देखो ये बाहर वाला कोण लिया गया अंदर वाला, तो भाई दोनों कंडीशन में अगर हमें φ1 φ2 पता रहेगा, तो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र पूछेगा तो नहीं बता दोगे, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हमें φ1 और φ2 कोण का मान पता हो, φ1 का मान पता हो कि 45 अंश है, 30 अंश है ना, 60 अंश है, 90 अंश है, और बीट अल्फा φ1 का भी मान पता हो 30 45 जो भी हो, तो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अतः b बराबर हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई I/r कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा भी लिख सकते हैं, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। क्यों लिख सकते हैं जरा बताना, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है क्या, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्या, तो इसी तरह ले लेंगे
साइन 90 माइनस फाइवर, तो यहाँ पे उसी की जगह अल्फा और यहाँ पे बीटा। कहने का मतलब है सीन से बेटा कि अगर यह वाला कोण पता हो और यह वाला कोण पता हो तब भी आंसर हम ला सकते हैं। तो एक फार्मूला यह इंपॉर्टेंट ले लेना और एक फार्मूला यह इंपॉर्टेंट ले लेना, ठीक है। चलो फिर बात करते हैं निश्चित लंबाई के तार के लिए। कहते हैं निश्चित लंबाई के तार के लिए लंबार्धक पर स्थित किसी बिंदु पर, लंबार्धक किसी बिंदु पर φ1 बराबर होता है φ2 और बराबर कितना होता है φ होता है। लंबार्धक किसी बिंदु पर क्या होता है बेटा, φ1 बराबर φ2 बराबर φ के होता है। जैसे यह देखो φ1 φ2 दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा b बराबर μ0/4 पाई I/r 2 साइन फाई। समझो, फिर से समझो क्या कर रहा है। किसी लंबाई के तार के लिए लंबार्धक पर, लंबार्धक मतलब इस बीचों बीच पर स्थित किसी बिंदु पर क्या होता है φ1 बराबर φ2। जैसे समझो यह हमारे पास कोई वायर है, यह हमारे पास कोई वायर है, समझो हमने कह दिया हमारे पास यह वायर AB है। तो लंबार्धक मतलब बीचों बीच से अगर कहीं पर बिंदु P है तो इस कंडीशन में यहां पर जो कोण बनेगा, यह जो φ2 बनेगा और यह कोण कितना बन रहा है मेरे भाई φ1 बना, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यह φ1 φ2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और यही कह रहा है φ के बराबर होगा। तो हमने फार्मूला क्या आपको बताया, फार्मूला क्या बताया कि सर b बराबर μ0/4 पाई इंटू I/r इंटू क्या बताया मैंने, इंटू I/r साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो भैया साइन φ1 साइन φ2 दोनों का मनवा बराबर हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो यही समय बोल दूंगा कि μ0/4 पाई इंटू I/r या 2 साइन फाई हो जाएगा। यही चीज बता रहा है यह। लंबार्धक मतलब कोई सीधा तार है तो उसके बीचों बीच अगर सेंटर से कोई बिंदु P रखा है तो उस समय अल्फा और बीटा आपस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अल्फा और बीटा आपस में बराबर होंगे। अगला देखो, कहते हैं अनंत लंबे तार के लिए, कहते हैं यदि सरलरेखी चालक तार XY, यदि सरलरेखी चालक तार XY अनंत लंबाई का है एवं बिंदु P पर तार के मध्य में स्थित है। क्या कह रहा है कि कोई तार है जो अनंत लंबाई का है लेकिन बिंदु P तार के एकदम सेंटर पर है, तार के एकदम कहां पर है, सेंटर पर है, तब इस समय 90 अंश का कोण बनेगा। तब इस कंडीशन में अल्फा बराबर φ1 बराबर φ2 होगा, बराबर कितने का होगा, 90 अंश का होगा। तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है बेटा, साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। देखो साइन 90 तो कितना 1 1 2 काट देना, तो यहां से b बराबर कितना मिल जाएगा μ0/4 पाई इंटू 2I/r, 2I/r, 2I कितना मिल जाएगा r। μ0/4 पाई का मान 10 का पावर -7 होता है। μ0/4 पाई का मान 10 का पावर -7 होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। अगला है अर्ध अनंत लंबे तार के लिए, अर्ध अनंत लंबे, अर्ध अधूरा लंबा अनंत तार हो। कहते हैं यदि सरल रेखी तार अनंत लंबाई का है, यदि सरल रेखी तार अनंत लंबाई का है एवं बिंदु P तार के एक सिरे के नजदीक है। क्या कह रहा है, तार है अनंत लंबाई का लेकिन बिंदु P किसी एक सिरे के निकट है, चाहे x के निकट हो चाहे तो y के निकट हो। तार है अनंत लंबाई का लेकिन जो बिंदु P है चाहे x के नजदीक हो जाए चाहे y के नजदीक हो जाए, तो उस कंडीशन में जो φ1 होगा, जो φ1 होगा वह 90 अंश का होगा, जो φ1 होगा वह 90 अंश का होगा और φ2 क्या हो जाएगा, 0 अंश हो जाएगा। φ1 कितने को हो जाएगा बेटा, या नहीं एवं, या नहीं रहेगा यहाँ पे एवं रहेगा, ठीक है, एवं, ठीक है। तो φ1 90 अंश, φ2 0 अंश। तो भैया इस 0 रख दोगे तो ये तो 0 हो गया, या 1 आ जाएगा, तो b बराबर कितना मिल जाएगा μ0/4 पाई I/r, μ0/4 पाई I/r, ठीक है।
ये समझ में आया? ठीक है बेटा, चलो लास्ट टॉपिक है तार की अक्षीय स्थिति में। तार की अक्षीय स्थिति ऐसे पूछ दिया जाए भाई, ठीक को फाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा सीधे सीधे। तो जब फाई दोनों फाई 1 फाई 2 कुल 0 हो जाएगा तो कट पिट के सब 0 हो जाएगा। कहेंगे यदि बिंदु P धारावाही चालक के अक्षीय स्थिति में हो तो बिंदु P पर B बराबर 0। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि फाई 1 भी 0 फाई 2 भी 0, तो दोनों क्या कट पिट के सब 0 हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल के सेशन में हम लोग आगे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं कल क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और किसी टॉपिक में कोई समस्या होगी तो मैं क्वेश्चन कराते समय फिर से थोड़ा डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, कल क्वेश्चन कराते समय भी मैं थ्योरी को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है ना, चलो। और क्लास 12 की बुक से आप लोग इसका डेरिवेशन भी पढ़ के आया करो। ठीक है, अरे भैया निरक्षीय स्थिति में इतना तो बताएं, कुल निरक्षीय स्थिति में चल रहा था ना। हाँ बेटा, पीडीएफ अपलोड करवा दे रहे हैं। टेस्ट का नंबर ठीक है, मैं सर से बोल दे रहा हूँ, टेस्ट का नंबर ठीक है।